आज क्या कहानी किससे से डराने वाले हो हमें? ये पूरा किस्सा है दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग दिन में जितना प्यारा दिखता है ना, रात को उतना ही खौफनाक है। जो सबसे बड़े वाले इनके मामा थे, उनके सबसे बड़े लड़के के साथ ये हादसा हुआ। बैंड प्रैक्टिस करते करते कब इन्हें शाम हो गई, इन्हें पता नहीं चला। वापस आते 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 इनकी एक नजर पड़ती है, एक लड़का। ये क्या करते हैं, सूरज भागना शुरू करते हैं कि मैं देखूं है कौन। और जैसे ही ये उसके आगे निकलते हैं, जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, उस लड़के का फेस नहीं था, सिर्फ हुडी थी, अंदर कुछ था ही नहीं। ये देखने के बाद सूरज वहां पे बेहोश हो गए। कहाँ से आया बंदर छाप सिक्का और कहाँ गायब हुआ? कहते कि ये ऐसे नक्षत्रों में बनाता ना सिक्का कि जिसके हाथ लग जाए ना, वो पैसों की बारिश करवा सकते हैं। एमपी यूपी में हर घर में बिल्ली की जेर होती है। कहते हैं बिल्ली की जेर जिसके पास है ना, उस इंसान के पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ऐसे ही बंदर छाप सिक्का है जो उन नक्षत्रों में बन गया कि जिसके हाथ लगा वो भाई साक्षात हो गया। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई ढूंढने मत निकलना इस चीज को, हमारे पास फिर किससे ऐसे ही आते हैं। मैं नहीं चाहूंगा अगला आपका आ जाए। दोस्तों, आज खूनी मंडे पर एक बार फिर से आए हैं आपके वन ऑफ द फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स अक्षय वशिष्ठ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा 2024 का हॉरर कॉन बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। बहुत सारे लोग आए थे। अब दोबारा इस चीज को दोबारा नए तरीके से बड़े लेवल पे किया जा रहा है। 2025 में हॉरर कॉन आ रहा है। ओखला NSIC में पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि कर रहे हैं खूनी मंडे। तो कैसे हम मिस कर सकते हैं इस इवेंट को। और मैं आ रहा हूँ बखूबी अपने उन सारे रियल इंसिडेंट के साथ, हमेशा जो आपको बताता मैं आया हूँ। इस बार कुछ होने वाला है बहुत ज्यादा धमाकेदार। तो मिलते हैं इस इवेंट में, जिसको बनाते हैं कुछ स्पेशल अक्षय वशिष्ठ और अक्षय वशिष्ठ की ऑडियंस। बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई है, वहां पर मिलते हैं। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाला है, तो एंजॉय करेंगे उसी तरीके से। टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि इस बार स्लॉट्स बहुत ही ज्यादा कम होने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर अक्षय वशिष्ठ आ गए हैं खूनी मंडे पर। अक्षय वेलकम। बड़ा मजा आ रहा है मुझे वापस से तुम्हें देख के, और आज खूब सारी कहानियां होने वाली हैं फिर से। थैंक यू देवे भाई वापस बुलाने के लिए। और जनता है जो प्यार दे रही है, रियल इंसिडेंट को हम लेके आ रहे हैं, वो सुनती है, फिर उस पर डिमांड आती है, फिर आपका कॉल आता है और फिर हम यहाँ आते हैं। अभी तो अक्षय काफी एक बड़ी चीज करके आया है हॉरर की। पूरी कम्युनिटी में एक शो आने वाला है बड़ी जल्दी, लेकिन उसके बारे में हम करेंगे बात आराम से। एक आई थिंक अलग पॉडकास्ट करेंगे उसके लिए। बट आज क्या कहानी किससे से डराने वाले हो हमें? भाई आज कुछ किस्से जो जनता को हम सुनाएंगे, वो अलग अलग कोशिश करेंगे, अलग अलग स्टेट्स एंटिटीज के बारे में बताएं। तो आप इजाजत दो तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये पहला किस्सा जो आज मैं बताने वाला हूँ जनता को, ये सऊदी है। सऊदी में एक पूरी फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली थी, अच्छा खासा बड़ा घर था। और हमारी जो बताने वाली सब्सक्राइबर है, उस टाइम पर उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो एक अलग सी रीति रिवाज इनके परिवार में चलता आ रहा था। मुस्लिम फैमिली है और काफी प्यार से सारे रिलेटिव्स रह रहे थे। दादी पूरे परिवार पे कंट्रोल था उनका, अच्छा खासा सब कुछ सही था। परिवार में सब कमाने वाले थे। जो उनका पूरा राशन का सामान था वो बेसमेंट में रखा जाता था, और घर परिवार में इसी तरीके से अपने हिस्से का सब आते थे लेते थे, पर किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। इनके परिवार में क्या होता है, जैसे इस लड़की का नाम हम कुछ मुस्लिम में रख लेते, जैसे मुमताज हो गई। जो मुमताज थी, उनका जब जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने बताया कि इनकी मम्मी और पापा शादी के बाद से काफी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। और उनसे बड़े जो इनके ताऊजी थे, वो ताई जी भी थी, बट उनको बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन कोई ना कोई इशू प्रॉब्लम कुछ ना कुछ था, जिसकी वजह से जो ताऊ ताई जी थी उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो जब इनकी शादी होती है इनके मम्मी पापा की, मुमताज के मम्मी पापा की, तो पहला जब बच्चा होता है तो घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशियां आती हैं। सबसे पहले लड़की हुई थी, अभी भी इसका जन्म नहीं हुआ था, ये तीसरे नंबर पे हुई थी। जब बच्चा होता है घर में तो सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि वंश आगे बढ़ाने के एक लड़का बहुत जरूरी होता है परिवार के लिए। तो इनके बीच में बातें चल रही थी कि अब दोबारा ट्राई करेंगे और फिर उसमें हो सकता है। लेकिन इनके घर में ऐसा कुछ था नहीं कि लड़का चाहिए ही चाहिए। ये था कि ठीक है, ट्राई करेंगे, कंसीव करेंगे, उसके बाद देखते हैं, अब बच्चा हो लड़का हो तो अच्छी बात है। तो 2 साल बाद दोबारा ये कोशिश करते हैं, कंसीव हो जाती हैं जो मुमताज की मम्मी थी। तो इस टाइम पर जो ताऊजी और ताई जी थे, वो इस चीज को लेके काफी परेशान थे कि उनके बच्चे नहीं हो पा रहे। तो इन्होंने मिलके अपनी जो दादी थी उनसे बात की होगी कि हम क्या करें, हम किसी को दिखाएं, कुछ करवाएं। तो इनके वहां पर ज्यादातर ना नॉन बिलीवर थे। वैसे भी सऊदी में रह रहे थे, अगर इंडिया में रह रहे होते तो शायद बिलीव ज्यादा होता है इन भूत प्रेत वाली चीजों पे। तो दादी बोलती है कि देखो,
मैं एक बार बात करती हूँ मुमताज की मम्मी से कि वो अपना दूसरा बच्चा आपको दे दें। तो ये दादी ने ये बात बोली, और जो ताऊ जी ताई जी थे, खास करके ताई जी, क्योंकि एक बच्चा होना गोद में बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप देख रहे हो कि दूसरे बच्चे घर में खेल रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने तो इस फैसले को मान लिया कि भाई दादी बोलेंगी तो डिसीजन को ठुकराया नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपोजिट हो गया उसका। दादी ने बात करी जब दूसरा लड़का हुआ था मुमताज की मम्मी को, तो दादी ने बात करी कि ऐसा अगर हो सके तो आप ताई जी को ये बच्चा दे दो, उनको बच्चा नहीं है, और बच्चा हर किसी को चाहिए होता है और घर में रहेगा तो खेलता रहेगा, नजरों के सामने होगा। लेकिन मुमताज की मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं इस तरीके से अपने बच्चे को किसी को दूंगी नहीं, आप बोलो उन्हें कि वो अडॉप्ट कर ले। ठीक है, ताई जी ने कुछ गलत तो नहीं सोचा, लेकिन जो एक उम्मीद होती है कि मेरे को बच्चा मिल जाता है या फिर बच्चा शायद मिल जाएगा, तो ताई जी को फिर दादी ने थोड़ा सा संभाला इस बात को बोल के कि यार ऐसा लड़का हुआ है, लड़का तो वो किसी कीमत पे भी नहीं देंगे, तो अगर ये कभी दोबारा कंसीव करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, तो मैं बात करूंगी कि फाइनली वो बच्चा तेरे को मिल जाए। अब इन सब चीजों में क्या होता था, ताई जी हमेशा से बहुत केयरिंग थी, परिवार को लेके बच्चों को संभालना, सब कुछ करना। तो ये चीज मुमताज की मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से संभाल रहे हो कि कल को आपके दिमाग में ये आ जाए कि यार ये बच्चा मुझे दे दे, हो सकता है लड़की को ही दे दे। तो दोनों बच्चे 2-2 4-4 साल के हो जाते हैं, गैप होता है 2-2 3-3 साल का। तो तीसरी बार ये फिर दोबारा जो है मुमताज की मम्मी कंसीव करती है, और इस बार मुमताज का फाइनली आना होता है इस घर में। दादी ने क्या करा, ताई जी से कुछ बात कर रखी थी, और इस बार क्या बात कर रखी थी ये किसी को भी नहीं मालूम था। इस बार बस इतना पता था, जो चीजें मुमताज ने हाईलाइट की, यह अभी भी मुमताज जो है अपनी मम्मी को ताई माँ करके बुलाती कि ताई माँ, ताई मम्मा ने मेरा ध्यान रखा, ऐसे करके। तो जो मुमताज थी, जब उनका जन्म होने वाला था, 9 महीने की प्रेगनेंसी के बीच में, जो ताई जी थी वो मुमताज की मम्मी का बहुत ध्यान रखती थी। कभी तबीयत खराब हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, बच्चा संभालना, तो ताई जी आगे से आगे रहती थी। तो मुमताज की मम्मी को ये चीज का एहसास हो चुका था कि ये अभी भी इसीलिए ही कर रही है कि इन्हें तीसरा बच्चा चाहिए। दादी से चुपचाप बातचीत हो चुकी थी, दादी ने क्या डिसीजन लिया ये मुमताज की मम्मी को नहीं पता था, क्योंकि पता था अगर इस बार में बातचीत होगी तो वो तीसरा बच्चा भी नहीं देने वाली। हुआ क्या, इन्होंने क्या करा, मुमताज की मम्मी ने ताई जी को बोल दिया कि देखो अगर आप इस चीज की सोच में हो ना कि मैं बच्चा आपको देने वाली हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप कोई अडॉप्ट कर लो, मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगी। तो ताई जी ने इस चीज को सुन के, जैसे एक औरत होती है कि बिलक के अपने कमरे में रोने लग जाती है, लेकिन कभी किसी के सामने उन्होंने अफसोस नहीं दिखाया। अब जैसे ही मुमताज का जन्म होता है, तो ये ऊपर वाले फ्लोर पे थी, नीचे बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और इनके रिलीजन में 40 दिन का फंक्शन चलता है जब बच्चा हो रहा था। तो जैसे ही बच्ची का जन्म होता है, तो जो मुमताज की मम्मी थी उन्होंने बोला कि मैं इसका नाम मुमताज रखना चाहती हूँ। तो जो ताई जी थी, उनको इस चीज की एक्सपेक्टेशन थी ये बच्ची मेरे को मिलेगी, और वहां पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ। जो दादी थी वो नीचे आती है बच्ची को लेके, और सबके सामने बोल देती है कि ये मेरा फैसला है, ये बच्ची मैं ताई जी को सौंप रही हूँ। और ताई जी ने उसका नाम सना रख दिया। ठीक है, कि ये आज से मेरी बच्ची है, मुमताज उनके लिए है, मेरे लिए सना है, मैं इसे ले रही हूँ। अब क्या हुआ, कुछ रिलेटिव्स थे जो हैरान हो गए इस चीज को सुन के कि भाई तीसरी बच्ची को बिना पूछे, बिना बताए, बिना बोले मुमताज की मम्मी को सीधा ताई जी को थमा दिया। जो कुछ रिलेटिव थे उन्होंने सोचा एक बार हम बात तो करते हैं ऊपर चल के। तो वहां पर मुमताज की जो मम्मी थी वो लेटी हुई थी, दो बच्चे आपस में खेल रहे थे वहां पे, कुछ नीचे भागे कुछ ऊपर भागे, बच्चे पूरे घर में थे, अच्छा खासा माहौल रहता है। जो दादी थी और जो उनके सामने रिलेटिव थे, वो रिलेटिव ऊपर जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी जो दादी माँ है उन्होंने क्या करा, बच्ची को उनको थमा दिया ताई जी को, और उन्होंने आपने नाम दिया मुमताज, उन्होंने उसका नाम सना रख दिया। तो यहाँ से हुआ परिवार में कलेश कि भाई उनकी मम्मी जिस भी हालत में थी, सीधा मुमताज की मम्मी नीचे आती है और वहां पे बोलना शुरू करती है, ताई जी से बच्चा छीन लेती है और बोलती है कि ये चीज गलत है, अगर आप मेरी परमिशन के बिना ऐसे करोगे तो फिर मेरे को इस घर से अलग होना पड़ेगा। और घर परिवार में इतना प्यार था ना, मतलब चाचू वगैरह सब साथ में रहते थे, कभी कोई कलेश नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ताई जी क्या हुआ, ताई जी उस चीज को देखकर ना बहुत हताश हो गई कि यार मतलब तीसरा बच्चा मेरी गोद में से दे के मुझसे वापस ले लिया। अब इन सब चीजों में होता क्या था, फंक्शन निपट गया, सारे रिलेटिव चले गए, और धीरे धीरे इनके परिवार में चीजें शांत होने लगी। लेकिन जो ताई जी थी वो बहुत टूट चुकी थी अंदर से। वो जब भी आती थी, वो अपनी तरफ से सना का ध्यान रखने आ रही है, लेकिन वो अपनी मम्मी के लिए मुमताज है। तो जब भी वो आती, बच्ची को लेती, अपने कमरे में ले जाती, खिलाती विलाती, तो मुमताज की मम्मी आ जाती कि मत करो ये सब कुछ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरी बच्ची को वापस दे दो।
तो ताई जी की नजर में तो ये था कि यार मैं खिलाई तो रही थी, मैं थोड़ा सा अपनापन दिखा रही थी, फिर दोबारा छीन के ले गए। तो जब मुमताज 9 महीने की हुई तो ताई जी ने क्या करा, अपने भाई को बोला, वो उनके भाई डॉक्टर थे। ताई जी ने उन्हें बताया कि ऐसा है, मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे नींद की गोली दे दो। तो उनके जो भाई थे वो डॉक्टर थे, वो नींद की गोली वो लेके आए घर पे। ताई जी गोली खा के सोई और वो सुबह उठी ही नहीं। उन्होंने क्या करा, वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, सुबह 5:30 5 बजे जब नमाज का टाइम हुआ तो रात को उन्होंने सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, और सुबह जब उठाने गए तो ताई जी उठी ही नहीं। मतलब पूरी डब्बी की डब्बी का। उन्होंने पूरा पत्ता खा लिया, और वो वहां पे इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कर दिया। अब ये चीज जब पूरे परिवार में उठी, एक चीज कि यार सिर्फ एक बच्चे के लिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। खैर किसी ने इस चीज का ऑब्जेक्शन मुमताज की मम्मी पे नहीं उठाया, क्योंकि कोई भी अपना बच्चा किसी को नहीं देगा, ये कभी भी आप ट्राई कर लो। तो ये चीज वहीं दब गई। अब इसके बाद क्या हुआ, एक नई चीज होने लगी कि जो मुमताज थी जब भी अपने कमरे में अपने मम्मी पापा के बीच में सोया करती थी, रात को कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से मुमताज उठ जाती थी, बार बार रो के उठती थी। कभी ऐसा लगता था कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। तो बार बार इनकी मम्मी देखती कि मुमताज को हो क्या रहा है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही थी कि एक औरत को 3 बच्चे संभालने। बोलने में तो सुनने में बहुत ईजी लगता है कि 2 बच्चे नीचे खेल रहे होंगे, एक मेरी गोद में, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, 2 2 3 3 साल का फर्क रहा होगा। मुमताज सबसे छोटी थी। तो एक दिन इनकी मम्मी सोचती है कि यार मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं देखूँ इसको हो क्या रहा है, कि कोई बाहर से आके छेड़ता है या फिर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, कोई कुछ है तो नहीं। इनकी मम्मी क्या करती है, आंख बंद करके बस ऐसे लेटी रहती है कि मैं देखने की कोशिश करूंगी कोई है तो नहीं। तो इनकी मम्मी मुश्किल से आधा घंटा आंख बंद करके बस थोड़ी सी आंख खोल के लेटी थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने देखा गेट अपने आप खुलता है, मुमताज के पापा, मुमताज की मम्मी, मुमताज और दोनों बच्चे सो रहे थे। गेट खुलता है, एक फीमेल एंटिटी अंदर आती है। उसका जो नक्शा था वो ताई जी जैसा ही था। इनकी मम्मी ने बस उस चीज को देखा और इन्होंने क्या करा, अपनी दुआएं पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब वो जो एंटिटी थी, वो जो आई थी वहां पर, वो मुमताज की तरफ बढ़ रही थी। इनकी मम्मी ने दुआएं पढ़नी शुरू की और वो जो एंटिटी थी वो एग्जैक्ट जिस तरीके से आई थी वैसे ही पीछे भाग गई। तो इनकी मम्मी सुबह उठती है और बताती है कि ऐसे ऐसे दादी को, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन ताई जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जो आकृति थी एक तरीके से एक धुंधला कुछ था, तो कंफर्मेशन नहीं था। किसी गए हुए पे, घर परिवार के इंसान पे उंगली उठा दो तो ताऊ जी भी अभी जिंदा थे, वो भी बहुत कुछ बोल सकते थे। तो उन्होंने बस हिंट दिया कि मुझे ऐसा लगा कि रात को मैंने कुछ देखा, फिर ये बात भी आई गई हो गई। लेकिन अब इन सब चीजों में फिर एक चीज नहीं हुई। जो चाचा थे वो नाइट शिफ्ट किया करते थे, वो रात को आते थे। तो इस बात को हुए 1 महीना हो गया था घर में। अब ऐसा दोबारा माहौल नहीं बना कि रात को माहिरा कुछ ऐसा हो रहा है या रो रही, को माहिरा कह रहा हूं, मुमताज जो है वो ऐसे रो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक अजीब सी चीज हुई, एक दिन 1 महीने बाद सबकी छुट्टी पड़ी, जैसे कोई त्योहार होगा। उस दिन सब चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते अचानक से जो चाचा थे, जो नाइट शिफ्ट में आते थे, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ना आप ना मुमताज का ध्यान नहीं रखते। तो वो जो थी उनकी मुमताज की मम्मी, वो बोलती है कि भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बताते हैं कि जब भी मैं आता हूँ ना, मुमताज की हंसी मुझे आती है और वो मुझे बेसमेंट में खेलती मिलती है। तो मतलब पिछले 20 30 दिन से मैं मुमताज को डेली रात को बेसमेंट से लेके आता हूँ और आपके कमरे में सुलाता हूँ, आपके बीच में लेटाता हूँ। तो इनकी मम्मी बड़ी शौक हो जाती है इस चीज को देख के कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बताते कि मुझे लगा बच्ची है, उठ जाती होगी रात को, कभी कभार नींद नहीं आती, तो बेसमेंट में उसके हंसने की आवाजें आती है और वहां पर सारा राशन रखा जाता था। अब इन सब चीजों के बीच में क्या होता है, दादी जी को बार बार सारे घर वाले आके बोलते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, और राशन एकदम से कम होने लग गया, कि क्वांटिटी रखवाई जा रही है और राशन अपने आप कम होता जा रहा है। इन सब चीजों में जो मुमताज थी वो रात को गायब और सीधा बेसमेंट में। तो इनकी मम्मी को इस चीज के बारे में पता चला कि भाई 20 25 30 दिन हो गए और हमारी बच्ची रात को उठ के अपने आप ही बेसमेंट में कैसे पहुंच जाती है। जब घर वालों के सामने ये बात आई, कितनी छोटी सी है मुमताज? मुमताज कितनी हुई, मुश्किल से 1 साल की हुई होगी। तो इन सब चीजों के बीच में एक घर में अजीब सा ही माहौल हो गया कि यार ये हमारे घर में चल क्या रहा है। इन्होंने क्या करा, फिर भी इस चीज पर पर्दा घेर दिया। एक्चुअली में इनकी जो दादी है ना, वो सबसे बड़ी नॉन बिलीवर वही थी। इनकी दादी नॉन बिलीवर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी दादी ने बहुत अपना जोड़ जाड़ के ये पूरा घर सेटल्ड किया था, बच्चों में बहुत प्यार बना के रखा हुआ था। तो इन्होंने जब भी इस टॉपिक को छेड़ने की कोशिश की तो घर वालों ने इस चीज को अवॉइड कर दिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। लेकिन फिर भी ऐसा होता था
कि रात को मुमताज के रोने की आवाज आती, और मुमताज को जब ढूंढा जाता तो वो बेसमेंट में मिलती थी। अब ये खुलेआम होने लगा। फिर दिक्कत वाली चीज आई यार कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो रही है। इन सब चीजों के चलते इनके जो एक बगल में रहते थे, 8-10 किलोमीटर दूर एक रिलेटिव रहते थे, वहां पर एक फंक्शन था। तो फंक्शन के दौरान क्या हुआ, ये सब वहां पर गए। अब थोड़ा सा इनकी मम्मी को आउटिंग करने की जरूरत थी, थोड़ा टाइम बाहर देने की जरूरत थी। तो जब ये लोग वहां जाते हैं तो इनके वहां अच्छा खासा फंक्शन चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है। और रात को जब ये सोते हैं, सुबह जब ये उठते हैं जहां पर ये सोए थे वहां से मुमताज गायब। अब पूरे घर में हाहाकार हो गया। इनकी आंख खुली सुबह कि मुमताज गायब है, मुमताज वहां पर है नहीं। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई, पुलिस केस तक होने जा रहा था। तो एकदम से जो मुमताज के पापा थे वो रोकते सबको, रुक जाओ। एक भैया है जो सुबह 5-5:30 बजे नमाज पढ़ने जाते हैं, उनसे मैं पूछ लूँ, कभी कभार वो बच्चों को ले जाते थे अपने साथ। तो मामा थे वो, उनके मामा को फोन करा गया कि आप मुमताज को लेके गए हो क्या? वो बोलते नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो मुमताज है नहीं। तो ये क्या करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं मुमताज कहाँ गई। तो दादी बोलती कि तुम इतने ये सब कुछ चेक करो, मैं एक बार घर होके आ रही हूँ, घर पे कोई नहीं है और घर पे चोरी होने के आसार हैं, क्योंकि इनका कैश वगैरह सब वहीं रखा था। यहाँ से दादी निकली, दादी घर पे गई, दादी का फोन आया कि मुमताज तो बेसमेंट में खेलने लग रही है। मतलब 8-10 किलोमीटर बच्ची आई कैसे, पहुंची कैसे, कुछ भी नहीं पता। हैरानी वाला सवाल उठ गया। इन्होंने क्या करा, इनके पापा जो थे मुमताज के, बोले कि मेरे को सीसीटीवी चेक करना है। किसी पड़ोसी के वहां गए जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। तो सीसीटीवी में देखा 5-5:30 बजे एक 7-8 फीट की एंटिटी जो मुमताज को हाथ में कैरी करके जा रही थी। बट वो एंटिटी इस तरीके से नहीं दिखी कि उसका रूप दिख रहा हो, हल्का फुल्का सा कुछ जैसे येलोइश, कुछ जैसे आग, धुंधलाहट। यस धुंधलाहट, और रेडिश येलोइश जैसे कुछ लाइटनिंग से निकल रही है। ये देखकर इस चीज को हैरान हो गए कि भाई ये हुआ क्या, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, ये सीधा वहां पर गए अपने दादी वाले वहां पे, और इन्होंने एक मौलाना को कांटेक्ट करा। मौलाना को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो मौलाना ने बताया कि यार आपके यहाँ पे दिक्कत तो है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप ना, जो हैदराबाद में इनका घर है जहाँ इनके दादा रहते हैं, कि आप थोड़े टाइम वहां निकल जाओ, कोशिश करो वहां चले जाओ, यहाँ पे आप मत रहो। अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो उस शायद मौलाना को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी चीज़ों के बारे में, या फिर वो नहीं बता पाए। तो इन्होंने क्या करा, सोचे कि हैदराबाद में दादाजी की भी तबीयत कभी कभार खराब हो जाती है, तो हम एक आउटिंग करके आते हैं हैदराबाद। अब जब भी ये हैदराबाद का प्लान करते हैं, या तो इनका पासपोर्ट खो जाए, या घर में से पैसे गायब हो जाएं, या फिर इनके कपड़े चोरी हो जाएं, या फिर कपड़े गायब हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, जा ही नहीं पा रहे थे। ये नहीं जा पा रहे थे। एक दिन दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुमताज के पापा ने क्या करा, सबके तत्काल में पासपोर्ट बनवाए और पूरा कर लिया कि भाई हमें यहाँ से निकलना है। निकल के सीधा दादाजी के यहाँ पे पहुंच गए, हैदराबाद में। हैदराबाद में। अब दादाजी के जब यहाँ पर पहुंचे तो वहां पर भी ऐसा हुआ करता था कि मुमताज पता नहीं किसके साथ खेल रही है, किससे बात कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इन्हीं के यहाँ पर इनकी मौसी थी जो हाफिज का काम किया करती थी, बहुत पवित्र, जो चीजें पढ़ती थी बता देती थी। तो एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, उनके होने की वजह से घर में पवित्रता बहुत ज्यादा रहती थी। तो मौसी आ रखी थी, वो नमाज पढ़ रही थी। उन्हें नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे कोई आया और पीछे से कोई बहुत तेज भागा। तो उन्होंने इस चीज को भाई ऑब्जर्व करा कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिर ये इन्होंने क्या करा, कि हाफिज थी इनके साथ, ये सब कुछ होता रहता था क्योंकि नेगेटिविटी इन्हें दिखती रहती थी। फिर ये ना मुमताज पर नजर रखना शुरू करती है जो मौसी थी, और वो देखती है कि मुमताज जो 1-1.5 साल की बच्ची है वो बालकनी से नीचे देखती रहती है और पता नहीं हंसती रहती है जैसे कोई नीचे से बुला रहा है। ये बहुत बार ऐसा हुआ मुमताज के साथ कि बार बार उसको बालकनी के पास से हटाते थे कि भाई बालकनी है और कहीं बच्ची बीच में से सर ना निकाल ले, फंस ना जाए। लेकिन मुमताज हमेशा बालकनी से देख के नीचे हंसती रहती थी। जब वहां पर इस चीज के किस्से होने शुरू हो गए कि मुमताज पता नहीं किससे बात कर रही है, और फिर स्लीप पैरालिसिस होने लग गए जो मुमताज की मम्मी है उनके साथ। अब इनका शक तो जायज है कि कहाँ पे जाना है, जो इनके घर में नहीं रहा उसी पर शक जाएगा। तो ये हमेशा ये सोच रहे थे यार ताई जी लेने आई है, कुछ ऐसा है। तो फिर ये क्या करते हैं, हैदराबाद से फिर दोबारा एक मौलाना को बुलाते हैं। वो मौलाना थे काफी पहुंचे हुए। वो मौलाना आते हैं, हालांकि इनकी दादी वही है अभी सऊदी में, दादी नहीं आई है, ये सब आए हैं यहाँ पे दादा की तबीयत देखने। तो इनको मौलाना आते हैं और मौलाना से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ अच्छा, दादी सऊदी ही रहती हैं, दादाजी यहाँ रहते यस दादाजी हैदराबाद वाले घर को संभाल रहे थे।
तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं मौलाना से कि क्या हुआ, तो मौलाना इनके सामने कुछ ऐसी चीजें बताता है जो इनके लिए इतनी ज्यादा नई थी। मौलाना ने बताया कि एक्चुअली में आपके हैदराबाद वाले घर में ना मुझे जिन के बच्चे दिख रहे हैं, जिन के बच्चे। और अब जो जिनका परिवार है वो पूरा यहाँ पे आ चुका है और वो मुमताज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कहाँ? अपनी दुनिया में। तो सारे हैरान हो गए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। तो मौलाना बताते कि जो आपका सऊदी वाला घर है ना, उस बेसमेंट में पूरा जिनका एक परिवार रहता था। जब तक ताई जी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि उनका ऑरा अच्छा था, वो हमेशा इस लड़की को अपने पास रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खेलती खेलती उस बेसमेंट में चली गई बच्ची, क्रॉल करती करती जैसे भी गई, वहां पे जो जिन के बच्चे थे वो इससे खेलने लगे और उन जिन के बच्चों को आदत लग गई इसके साथ खेलने की। तो ये क्या हुआ, जब भी ये सोती थी जिन उठा के इन्हें बेसमेंट में ले आते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। अब तुम इसे हैदराबाद लेके आ गए तो वो पूरा परिवार इसे लेने के लिए यहाँ पे आ रखा है। तो फिर कुछ होते हैं जो नॉन बिलीवर होते हैं, तो बोलते हैं कि जिन के आगे किसकी चलती है, अगर ऐसा था तो अभी तक लेके क्यों नहीं चले गए। तो वो बताते कि इनकी जो ताई गुजरी थी ना, वो इस बच्ची की हिफाजत कर रही है। वो जो ताई इस दुनिया में अब नहीं है, वो अपना बच्चा मानती है इसे और वो उन जिनों से लड़ रही है। एक माँ की तरह वो अभी भी रक्षा करती आ रही है, इसलिए आपकी बच्ची बची हुई है, वरना आपकी बच्ची को जिनका परिवार अपने साथ कब का सम्मिलित कर लेता। तो फिर वहां जो मौलाना आए थे उन्होंने एक चीज बोल दी कि अगर आप इस बच्ची को बचाना चाहते हो तो इसको कभी सऊदी नहीं जाने देना, आपको ये यहीं रहेगी, इस घर को मैं पूरा कील दूंगा, उन जिनों को वापस भेजा जाएगा, उसके बाद ये पूरा परिवार नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से वहां पर पूरी क्रिया हुई, सब कुछ हुआ। अब जो मुमताज है वो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन उसने आज भी यही बोला है कि वो अपनी ताई माँ को फील कर पाती है, आज भी वो सुरक्षित है उनकी देखरेख में, और वो ताई माँ जो है आज भी उनकी रक्षा कर रही है। तो यहाँ से बस एक चीज निकल के आती है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। हर आत्मा बुरी नहीं होती, करेक्ट। और बड़ी प्यारी कहानी है ये, बड़ी अच्छी कहानी है। मेरे पास जब आई तो मैंने जब आखिरी में सुना कि वो ताई मम्मा करके बात करी थी, पहले मैं सोचा यार कि ये विलेन का रोल तो उन्हीं का दिख रहा है, लेकिन जब आखिरी में मौलाना ने बताया कि भाई वो तो अभी भी उनकी रक्षा कर रही है और वही है, तो ये कितनी एक अजीब सी चीज है कि मतलब इस दुनिया में ना होके भी माँ की तरह रक्षा करना और परिवार को भी ठेस ना पहुंचाना, कि मेरी बच्ची है, मैं इस दुनिया में हूं नहीं हूं लेकिन रक्षा तो मैं करूंगी उसकी। ब्यूटीफुल बात है, कितनी अच्छी बात है, कमाल है यार ये। ऐसे ही मतलब मुझे पता है, मेरे दादाजी ने मुझे एक किस्सा शेयर किया था, अब तो नहीं रहे वो इस दुनिया में, बट दादाजी के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, तो ऐसा होता था कि फैमिली में बच्चे इधर से उधर होते थे रख संभालने के लिए। तो मेरे दादाजी वो एक बच्चे थे जो जो पैदा अलग जगह हुए हैं और उन्हें संभाला उनके भाइयों ने है। तो बट उन्हें दोनों घर से प्यार मिला है और बहुत प्यार मिला है, तो वो बहुत एक अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात लगती है मुझे। इसमें एक चीज जो मैं बताना भूल गया, इन्होंने अपनी दादी को फोन करा कि दादी ऐसा ऐसा है, हाँ। जिन वही है बेसमेंट में, देखना राशन भी खा रहे हैं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। दादी बोली बेटा मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करती, मैंने अपने पैसा लगा के सब कुछ बनाया है, तुम्हें जब मन करे तुम वापिस आ जाना, जब मन करे जितना देर तुम्हें हैदराबाद में रहना है रहो, क्योंकि तुम्हें अब मिल गया तुम्हारा माहौल, तो मैं नहीं आ रही। तो आज भी इनकी दादी वहां सऊदी में ही रह रही है। ये तो बहुत ही प्यारी कहानी हो गई अक्षय। तुम्हारी कहानियों के पिटारे में इतनी डरावनी डरावनी कहानियां होती हैं जिसे लोग सुनकर मतलब ऐसे डर जाते हैं, तो ऐसी एक कहानी हो जाए। बिल्कुल भाई, आज मैं आपको एक ऐसे किस्सा सुनाता हूँ जहां पर इंसान को अपनी स्टेट छोड़नी पड़ गई और मतलब हाथ जोड़ के बोला गया कि भाई तुम इस जगह से चले जाओ, अगर नहीं गए तो पूरा गांव पछताएगा। अच्छा, ये पूरा किस्सा है दार्जिलिंग का। और हाँ, दार्जिलिंग का किस्सा है। यस, दार्जिलिंग आप समझ रहे हो, काफी अलग जगह हम जाने वाले हैं। अक्सर हम दिल्ली राजस्थान वगैरह की बात करते हैं, लेकिन दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी जो सब्सक्राइबर है बताने वाली, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि सर आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दार्जिलिंग दिन में जितना प्यारा दिखता है ना, रात को उतना ही खौफनाक है। मतलब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे छलावे अक्सर दिखते रहते हैं जो लोगों को आवाज दे देते हैं। हमारे यहाँ पे खैर उन्होंने ये बताया कि दार्जिलिंग में लोगों को ना बहुत आदत हो गई इस चीज की। हाँ, डाउ हिल है, बड़ी सारी स्कूल है, एक बोर्डिंग स्कूल है, तो काफी सारी चीजें तो बड़ी फेमस भी है दार्जिलिंग। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर ना इन सब चीजों को आज भी अर्बन लेजेंड्स वगैरह इजीली दिख जाते हैं, जैसे छलावे हो गए, अलग अलग
जैसे हम कुछ ऐसी चुड़ैलों के बारे में बात करते हैं जो हाथों पे चलती हैं, पैरों पे नहीं चलती, तो हमारे वहाँ अक्सर ऐसा दिखता है। लेकिन उन्होंने बताया कि 2014 की बात है, सॉरी 2016 की बात है, जब ये 14 साल की थी, तो इनके सामने ऐसा जो हुआ, पूरा किस्सा इनके सामने हुआ और आज तक वो चलता आ रहा है भाई। बहुत खतरनाक किस्सा है, मैं जनता को बताना चाहूंगा कि पेटियां थाम ले अपनी। इन्होंने बताया कि जब ये 14 साल की थी, 2016 की बात है, तो इनकी परवरिश हुई और ये अपने मामा के घर के पास ही रहा करती थी अपने मम्मी पापा के साथ। तो जो सबसे बड़े वाले इनके मामा थे, उनके सबसे बड़े लड़के के साथ ये हादसा हुआ। उस टाइम पर दिवाली का टाइम था दार्जिलिंग में, और इन कुछ फोटोज भी इन्होंने दिया एज अ प्रूफ, हम लगा देंगे उसे। तो इन्होंने बताया कि हमारे वहां पर एक प्रथा है, बहुत बड़ा झूला बनता है, और हमारे ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो फैमिली में बड़े लड़के हैं, सब मिला के दिवाली के टाइम पे वो झूला बनाते हैं, क्योंकि वहां पर झूला झूलना होता है। और बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं हैं जो पहली बार मैंने सुना वहां पर, कि वो लोग अलग तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। बैंड प्रैक्टिस होती है वहां पर, छोटा मोटा फंक्शन भी होता है, हालांकि जैसे यहाँ रावण दहन हो जाता है पूरा का पूरा। तो इन्होंने बताया कि सबसे बड़े वाले जो मामा थे, उनके सबसे बड़े वाले लड़के जो थे, उन्होंने इस चीज का जिम्मा उठाया कि मैं जो है झूला बनवाऊंगा और बैंड प्रैक्टिस होगी, हम नाचना गाना करेंगे सब कुछ। लेकिन ये दिवाली इनके लिए बहुत काली पड़ी भाई। दार्जिलिंग में जब इस सारी चीजों की प्रैक्टिस हो रही थी, सबसे बड़े वाले मामा जो थे वो झूले को बनवाने के लिए जाते हैं। अब झूले की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा ऑफ स्क्रीन। वो झूला कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि बहुत बड़े कोकोनट के दो पेड़ हैं, उसके बीच में उस झूले को बना रखा है। मतलब वो, मैं तो अगर सच बताऊं तो हम दिल्ली वाले तो ऐसे झूले पे बैठेंगे भी नहीं। वो एक अलग ही, जैसे एडवेंचर पार्क में होते हैं, वो वैसा झूला है। हुआ क्या, जब इनके मामा के लड़के जो थे वो सबसे ऊपर चढ़े, उसका नाम हम सूरज रख लेते हैं। सूरज जो था वो सबसे ऊपर चढ़ता है कोकोनट के पेड़ पे, और वहां पर झूले की सारी चीजें बना रहा होता है, रस्सी वगैरह बांध रहा होता है। तब अचानक से क्या हुआ, उसकी आंखें ब्लर होती चली गई और वो उस पेड़ से सीधा नीचे आके गिरा। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब पूरा जो वहां पर जितने भी ऑडियंस थी, देखने वाले खड़े थे, वो डर गए पूरी तरीके से कि लड़का इतनी ऊपर से गिरा है, कहीं इसको अच्छी खासी चोट तो नहीं लगी। तो उसे उठाया गया, उससे पूछा, तो उसको भगवान की दया से, क्योंकि वहां की मिट्टी पेड़ घासें बहुत अच्छी है, तो उसको चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन डैमेज तो काफी हो ही गया था। इतनी ज्यादा चोटें नहीं थी, लेकिन अंदरूनी जो होती है ना चीजें, वो काफी थी। वो बता रहा था मेरा दर्द हो रहा है, तो उससे पूछा गया क्या हुआ। उसने बताया कि बस पता नहीं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया और मैं ऊपर से कब गिरा, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक चीज की, वो चढ़ने में ना बहुत अच्छा था। पेड़ पे चढ़ने इनकी शुरू से प्रैक्टिस रही है, दिवाली के टाइम पे झूले, और जो ऐसी जगह पर जिनका बच्चों का परवरिश हुई है, वो पेड़ों पे चढ़ना जानते हैं, भागना जानते हैं, इनको पहाड़ों पे भी थकान नहीं होती। तो ये चीज बहुत अचंभे वाली थी कि हुआ क्या, फिर भी गांव वालों के सामने ऐसी चीजें होती रहती है, तो उन्होंने इस चीज को अवॉइड कर दिया। अब जब उस जगह को रोक दिया गया कि यार आज ये अनहोनी हो गई, तो एक काम करते हैं, झूला कल से देखेंगे, हम बैंड प्रैक्टिस में चलते हैं। तो जो बैंड प्रैक्टिस वाली जगह थी, वो सूरज के घर से कम 4-5 किलोमीटर दूर थी। और बैंड प्रैक्टिस करते करते कब इन्हें शाम हो गई, इन्हें पता नहीं चला। वहां पर एक ऑडिटोरियम था छोटा सा, वहां पर सारे लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सूरज सबको ये बोलते कि भाई मेरा घर यहाँ से काफी दूर है और पैदल मुझे जाना है। तो 2-3 लड़के और भी बोलते कि भाई हमें भी जाना है उस तरफ, हम भी तेरे साथ चल लेंगे। तो सूरज ने उन्हें बोला, भाई मेरी कमर पे काफी चोट लगी है, मुझे आराम की जरूरत है, तुम इस चीज को समझो, तुम लोग कंटिन्यू करो, तुम जब आओगे तो आ जाना, मैं निकलता हूँ। अब जब ये वापस आ रहे थे ना, 8, 8:30, 9 बजे का टाइम था, और इस टाइम पे आप समझ सकते हो दार्जिलिंग जैसी जगह पर कैसा अंधेरा कोहराम होता होगा। तो जब ये वापस आ रहे थे, तो वापस आते 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 इनकी एक नजर पड़ती है, एक लड़का जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई है, ब्लैक जीन्स पहनी हुई है, और लड़के ने शूज पहने, और वो बस चले जा रहा है। तो इन्हें लगा यार कि बैंड प्रैक्टिस में से कोई लड़का है जो आ गया, और मुझे पता भी नहीं है, मैं इसके साथ चलता हूँ, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो ये आवाज मारते उसे कि भाई कौन हो, रुक जाओ, मैं साथ में चलता हूँ। तो वो लड़का पीछे पलट के नहीं देखा उसने। ये क्या करते हैं, अपने कदम ताल बढ़ाना शुरू करते हैं, उस लड़के से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़का टेक ओवर करने नहीं दे रहा। ये और तेज चलने की कोशिश करते हैं, बीच में फिर एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पर घना जंगल होता है। ये क्या करते हैं, सूरज भागना शुरू करते हैं कि मैं देखूं है कौन। और जैसे ही ये उसके आगे निकलते हैं, जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, उस लड़के का फेस नहीं था, सिर्फ हुड्डी थी, वो अंदर कुछ था ही नहीं। ये देखने के बाद सूरज वहां पे बेहोश हो गए। घर वाले सोच रहे कि बैंड प्रैक्टिस में होगा, बैंड वाले लड़के सोच रहे घर पहुंच गया होगा। तो जब वो जो 2 लड़के थे उस रास्ते से जाने वाले थे, वो चले वहां से, तो उन्होंने देखा बीच में, अबे यार सूरज तो बेहोश पड़ा हुआ है, कि मतलब इसको बहुत, उन्होंने कनेक्ट करा उस चीज से कि वो पेड़ से गिर गया था।
कि बहुत बुरी तरीके से लगी हुई चोट। इन्होंने उठाने की कोशिश की, सूरज उठ उठ उठ, पानी नहीं था, कुछ भी आसपास वो चीज नहीं थी जिससे उठाया जाए। तो ये क्या करते हैं, एक लड़का वहीं रुकता है और दूसरा लड़का जाता है बैंड वाले लड़कों के पास, ऐसे ऐसे सूरज जो है बेहोश हो गया, चलो उसे घर तक पहुंचाने। भाई ये आते हैं लड़के, और लड़के जो थे हैवी थे अच्छे खासे, उन्होंने इसे उठाया, घर तक लेके आए। जैसे ये घर पहुंचे हैं, इनकी बस आंख खुली है सूरज की, और ऐसा लग रहा था इनके अंदर कोई दूसरी चीज प्रवेश कर चुकी है। इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे भूख लगे, मुझे भूख लगे, मुझे कुछ खाना है। तो इनके यहाँ पर अक्सर ये चीजें होती रहती हैं। तो इनको डर से ज्यादा ये था कि इसके अंदर आया क्या है, ये पता चल जाए बस। लड़के जो थे उन्होंने क्या करा, इसके किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए। वो जो बैंड वाले लड़के थे घर तक छोड़ने आए थे, तो धीरे धीरे पूछना शुरू करा क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो इनको लगा कि शायद जब सूरज दिन में गिरा था उसके दिमाग में कुछ चोट लग गई। तो एक लड़के ने क्या करा, एक चाटा मारा और बोला कि एक्टिंग मत कर, तू है कौन, क्या चाहता है, क्या है तू, क्या क्यों एक्टिंग कर रहा है, सच सच बता दे क्या है। सूरज ने क्या करा, जिस हाथ से चाटा मारा था वही पकड़ के उसे चबाना शुरू कर दिया उस हाथ को। उस लड़के ने अपना हाथ खींचा, और ये जब चीजें होने लगी तो भाई घर में जितने भी थे मम्मी पापा वो भागे भागे आए, क्या हुआ, बताया कि ऐसे ऐसे ये बेहोश मिला, उससे पहले पेड़ पे से गिर गया था, अब ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हाथ चबाने वाली चीज को देख के समझ में आ गया, लेकिन फिर भी लग रहा था यार कि जो गांव के होते हैं ना, इकट्ठे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उसकी भी फोटो दी हुई है उन्होंने मुझे, तो मैं दिखाऊंगा। जब पूजा हुई थी तो गांव वाले इकट्ठे हुए थे और बहुत बड़ा एक चीज चली थी वहां पे। तो सूरज को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूरज की जो मम्मी थी वो पूजा पाठ में थी, उन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा चला दी, अपनी माँ की पूजा पाठ शुरू कर दिया। कुछ लड़के थे उन्होंने भी पूजा पाठ करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं होश में आया। धीरे धीरे करके थोड़ा सा वक्त बीता। उसके बाद क्या हुआ, सूरज चिल्लाता 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 बेहोश हो गया। चलो ठीक है, ये वक्त भी गुजरा। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद अब इन सब चीजों में क्या हो रहा था, जो बताने वाली हमारे सब्सक्राइबर है उनका घर मुश्किल से होगा 100-200 मीटर दूर। तो वो भी इन सब चीजों को सुन पा रही थी कि क्या हो रहा है, भैया को क्या हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें पता था यार ये तो गाँव की आम बात है कि किसी के अंदर कुछ भी आ जाता है। तो इन्हें लगा सूरज अब जब उठेगा तो वो ठीक उठेगा। थोड़ी देर में सूरज फिर होश में आते हैं। तो उसने पूछना शुरू करा कि मुझे क्या हुआ था। तो बताया कि तू तो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही सूरज ने ये सुना ना, बस उसने गर्दन ऊपर करी, सीधा गर्दन नीचे आई, और उसकी जो आंखें थी काली वो पूरी पलट के व्हाइट हो गई। और फिर दोबारा उसने चिल्लाना शुरू करा कि मैंने बोला था ना मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं किसी को चबा जाऊंगा, मैं तुम में किसी को चबा जाऊंगा। अब दोस्त वहां पे फिर दोबारा ये हो गया भाई यार, अभी तो ये ठीक हुआ था, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो इनकी मम्मी ये देख के घबराना शुरू हो गई कि यार कोई छोटी मोटी चीज होती है तो वो आती है, शरीर पकड़ती है, चली जाती है। ये तो भाई कुछ अलग ही किस्सा हो गया कि शरीर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। फिर दोबारा वही सब कुछ शुरू। फिर दोबारा इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू करा। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि कुछ दूरी पे ही एक बाबा रहते हैं,